सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल बैठक में यह निर्णय लिया गया। सीबीएसई की इस साल की 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को तरजीह देते हुए सीबीएसई की इस साल की 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है। 12वीं के छात्रों का रिजल्ट अब कैसे तैयार होगा, इसका खाका सीबीएसई बनाएगा। जो छात्र परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए हालात अनुकूल होने पर सीबीएसई की तरफ से विकल्प दिया जाएगा। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। प्रधानमंत्री जी आज की माहौल को देखते हुए देश की भविष्य की स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए कोई जोखिम न उठाते हुए 12वीं की परीक्षा को रद्द किया है। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया। भारत सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। काफी गहन विचार विमर्श के बाद हमने छात्रों के हित में फैसला लिया है। यह फैसला छात्रों की सेहत और उनके भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया है। देश में मौजूदा हालात को देखते हुए बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अभिभावक बहुत चिंतित थे। विपक्षी पार्टियां भी सरकार से परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। इस फैसले से सबको राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि अगर आपके पास वैक्सीन है ही नहीं तो आपने सबको वैक्सीन लगाने का ऐलान कैसे कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा नीति में जिन लोगों को टीकाकरण में प्राथमिकता देकर सुरक्षित किया जा रहा है वो उम्र दराज लोग हैं। जो वैक्सीन न मिलने के चलते आज असुरक्षित हैं वो युवा हैं और देश का भविष्य है। ऐसे में केंद्र सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को कोई तो नीति बनानी पड़ेगी जिससे कि देश के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यहां तक कह दिया कि देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी युवाओं पर ही है। अगर हालात ऐसे ही रहे और हमने जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं की तो भगवान भी हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। रूस से स्पुतनिक वैक्सीन की 30 लाख डोज भारत पहुंच गई है। रूसी वैक्सीन को लेकर विशेष विमान पहुंचा हैदराबाद कार्गो टर्मिनल। कोरोना वैक्सीन की अब तक की ये सबसे बड़ी खेप भारत पहुंची है। इसमें 56.6 टन स्पुतनिक वैक्सीन है जिसमें करीब 3 मिलियन यानी 30 लाख डोज हैं। स्पुतनिक वैक्सीन को स्टोर करने के लिए -20 डिग्री तापमान की जरूरत पड़ती है। हैदराबाद एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पर इसके लिए कई पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। जो विशेष विमान भेजा गया था उसमें सिर्फ वैक्सीन ही लाई गई है। विमान के भीतर भी स्पुतनिक वैक्सीन के लिए -20 डिग्री के तापमान वाले कंटेनर का इंतजाम किया गया था। वैसे स्पुतनिक का प्रोडक्शन अब भारत में भी शुरू हो गया है, लेकिन वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहे देश के लिए रूसी वैक्सीन की बड़ी खेप का आना बड़े राहत की बात है। राजस्थान में एक मुस्लिम समाज सेवी के जनाजे में जुट गई भारी भीड़। टूट गए कोरोना प्रोटोकॉल के नियम। राजस्थान के जयपुर में लॉकडाउन की पाबंदियों के बीच जनाजे में ऐसी भीड़ जुटी तो हंगामा मच गया। दरअसल यहां नामी समाज सेवी हाजी रफत अली खान का कल दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था और उनकी अंतिम यात्रा में लोग जुट गए। आरोप है कि इस दौरान पुलिस तमाशबीन बनी रही। अब पुलिस ने विधायक रफीक खान समेत 11 लोगों पर नामजद केस दर्ज किया है। इस मामले पर अब सियासत भी तेज है। मामला इमोशंस का था और एक ऐसे आदमी की डेथ हो गई जिसकी जबान के ऊपर लोग बाग एक बिना किसी शर्त के तैयार हो जाते थे। तो ऐसे आदमी की डेथ होने पे और जब जनाजा डेड बॉडी सामने आ गई तो वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सके और जनाजे में शामिल हो गए। ऐसी अनेकों घटनाएं कांग्रेस के लोगों के उपस्थिति में हुई। बहुत बार लोगों ने देखा कि उनके जिम्मेवार लोग बिना मास्क के शादियों में शिरकत करते थे और इस वजह से संक्रमण भी बड़ी तादाद में फैला जिसको सरकार रोक नहीं पाई। गौरतलब है कि समाज सेवी हाजी रफत अली खान ने अपील कर ईद पर जुलूस न निकालने की अपील की थी, जिसका असर भी दिखा था। महाराष्ट्र में बच्चों के बीच तेजी से फैलते कोरोना की वजह से मचा हड़कंप। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक महीने में 9,500 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए।
एक महीने में 8,881 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। ये आंकड़ा किसी राज्य का नहीं बल्कि सिर्फ एक जिले का है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 8,881 बच्चे कोरोना पॉजिटिव होने की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। अहमदनगर प्रशासन ने इस हालात से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। बच्चों के इलाज पर नजर रखने के लिए अलग से एक बोर्ड का गठन किया गया है। इस वायरस की एक स्प्रेडेबिलिटी की वजह से पूरी फैमिली पॉजिटिव होती थी। उसमें 1 साल से लेकर 18 साल तक बच्चे छोटे मोटे इसमें घर के अंदर पॉजिटिव होते थे। तीसरी लहर में बच्चों को बचाने की योजना में जुटी उद्धव सरकार को अहमदनगर की घटना ने भी हैरान कर दिया है। कोरोना नियम तोड़कर शादी में भीड़ जुटाने पर बीजेपी विधायक सहित 60 लोगों के खिलाफ दर्ज हो गया केस। खबर महाराष्ट्र के पुणे से है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो महाराष्ट्र में तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें कई लोग आपको नाचते जश्न मनाते दिखेंगे। मौका शादी का है लेकिन पूरी होली मन रही है। और इस दौरान कोरोना नियम का पालन तो आप भूल जाइए। हैरानी ये है कि समारोह में बीजेपी विधायक महेश लांडगे पर भी नियम तोड़ने के आरोप हैं। तस्वीरें जैसे ही पुणे से सामने आई, हड़कंप मच गया। आरोपों के मुताबिक यहां विधायक महेश लांडगे की बेटी की शादी आज होनी थी। शादी से ठीक पहले समारोह में कार्यकर्ताओं ने इस तरह जश्न मनाया। पुलिस ने विधायक समेत 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस कम हुए हैं लेकिन लॉकडाउन की पाबंदियां लागू हैं। लॉकडाउन की पाबंदियों को 15 जून तक बढ़ाया गया है। ऐसे पर विधायक द्वारा किया गया यह बर्ताव तो सवाल उठाएगा ही। मध्य प्रदेश के मंत्री की कार में शराब पार्टी का वीडियो हुआ वायरल। मंत्री ने कहा, बिना मेरी जानकारी के गाड़ी ले गया था स्टाफ। मंत्री ने आरोपी स्टाफ को हटाया। वायरल वीडियो में एक सफेद रंग की बड़ी सी कार दिख रही है। इसका नंबर MP02AV6452 है। गाड़ी के अंदर ड्राइवर सहित 3 लोग बैठे हैं। ड्राइवर के बगल में बैठा शख्स शराब पी रहा है। वीडियो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का है। मोबाइल में ये पूरा वीडियो कैद है। वायरल वीडियो में जो गाड़ी है वो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की है। मंत्री के मुताबिक 3 दिन पहले उनका स्टाफ बिना इजाजत के ये गाड़ी ले गया था। हमारे इधर का प्यून था, वो उसने गलती की है, उसको हमने निकाल दिया। बाकी उसी के कोई मजदूर लोग होंगे उसके साथ वाले। मंत्री ने रूपेश नाम के स्टाफ को हटा दिया है लेकिन बैठे ठाले की अपनी किरकिरी करवा ली है। विपक्ष इस पूरे मामले पर मंत्री पर हमलावर हो गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिले में एम्बुलेंस घोटाले का विवाद गरमाया। विपक्ष ने सीएम को भेजी चिट्ठी तो डीएम ने जांच कमेटी इस पर गठित की। एमएलए और एमएलसी के फंड से खरीदी गई एम्बुलेंस को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। आरोप लगे हैं कि सिवान जिले के 7 लाख की एम्बुलेंस 21 लाख में खरीदी गई। राज्य के पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर ने इसको लेकर जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री से शिकायत की है। हालांकि जिले के बीजेपी एमएलसी पूर्व मंत्री के आरोपों को गलत बता रहे हैं। जल नल बनाने वाला कंपनी जो खुद फर्जरी करके जिलों में जल नल का सप्लाई करता है, उसके माध्यम से खरीदा गया है। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच जिले के डीएम ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी है और इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। एम्बुलेंस गाड़ी के दाम आप बता रहे होंगे 7 लाख से 6 लाख 8 लाख। उस गाड़ी में जो वेंटिलेटर लगा हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, गाड़ी में जो स्टील का एथी लगा हुआ है, स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये सब तो देखना पड़ेगा ना, क्या रेट है नहीं है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था वैसे भी भगवान भरोसे ही दिखती है और अब कोरोना काल में यहाँ बड़े पैमाने पर अनियमितता के आरोप लगे हैं। सिवान का मामला इसलिए भी गर्म है क्योंकि वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का गृह जिला है। उत्तराखंड के घाट से आई देश को हिलाने वाली तस्वीर। केदार घाट में पानी के पास शवों के बीच घूमते दिखे कुत्ते। ये तस्वीरें इसलिए हमने धुंधली की हैं क्योंकि ये किसी का भी दिल बेचैन कर दे, मन विचलित कर दे। यहाँ अधजले शवों के साथ ऐसी बदसलूकी हुई। माना जा रहा है कि कोरोना की वजह से यहाँ कुछ शवों का सही से अंतिम संस्कार नहीं किया गया। उत्तरकाशी में जैसे ही इंसानी शवों के साथ जानवरों की ये तस्वीर सामने आई, यहाँ प्रशासन पर सवाल उठ गए। अब प्रशासन सफाई और कदम उठाने की बात कर रहा है।
काफ़ी लोगों के कुछ अंग छूट गए थे, जिनको कुत्ते अपने मुंह में लेके घूम रहे थे, जो मेरे संज्ञान में बीच में आया। डेड बॉडीज अदरली छूट, उसका पूरी तरह जलाएंगे ताकि गंगा भी स्वच्छ रहे और ये बीमारी इस तरह फैल ना पाए। उत्तराखंड से पहले यूपी के प्रयागराज में भी घाट पर शवों के साथ ऐसी ही इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें आई थी, जिसके बाद यहाँ प्रशासन ने ताबड़तोड़ फैसले लिए। तो भोपाल 25 दिन बाद अनलॉक हुआ है। इस अनलॉक की खुशियां व्यापारियों के, ग्राहकों के चेहरे पे दिख रही हैं। व्यापारियों ने तैयारी कर रखी है। हम भोपाल के 6 नंबर मार्केट पे हैं और यहाँ देखिए कि यहाँ दुकानों के बाहर ऐसे गोले बनाए जा रहे हैं। ये सब सोशल डिस्टेंसिंग के लिए है, क्योंकि सरकार ने इन तमाम व्यापारियों को हिदायत दी है कि आपको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। जो लोग आएंगे उनको मास्क लगाना ज़रूरी होगा। मास्क, जो ग्राहक मास्क लगाएगा उसी को ही सामान मिलेगा। गोले बनाने ज़रूरी हैं, सैनिटाइज़ करना ज़रूरी है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरे बाज़ार में जगह जगह दुकानें खुल गई हैं और जो किराने की दुकानें हैं वो पूरे दिन भर खुली रहेंगी, शाम 7 बजे तक। और जो 8 बजे से लेकर अगले दिन सुबह तक का नाइट कर्फ्यू तो रहेगा ही, जो वीकेंड कर्फ्यू है वो भी रहेगा। मगर बड़ी बात यह है कि जो किराने की शॉप जो लंबे समय से बंद थी वो अब खुल गई हैं और लोग एहतियात के साथ इन दुकानों पे आ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। मगर जिम्मेदारी हम आप सभी लोगों की है कि मास्क लगाएं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, वरना ये कोरोना वायरस भी आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। उसे रोकना हम आप सबकी जिम्मेदारी है। सरकार ने ये बात तमाम लोगों को समझाई। भोपाल और कई ऐसे शहरों, मध्य प्रदेश के अनेक शहरों में अनलॉक आज से हो गया है, मगर इसे 15 जून तक है। 15 जून का एक बार फिर सोचा जाएगा कि अनलॉक कंटिन्यू करना है या नहीं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मुंबई सहित महाराष्ट्र में लगे लॉकडाउन के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने ब्रेक द चेन की प्रक्रिया शुरू की है, यानी आंशिक तौर पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत अन्य दुकानों को भी अब खोलने की इजाज़त दी जा रही है। इसके पहले सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुलती थी। अब इसमें बदलाव किए गए हैं। अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई दुकानें 7 बजे से लेकर 2 बजे तक खुली रहेंगी और मेडिकल की दुकानें 24 घंटे खुली रह सकती हैं। अब ये ब्रेक द चेन क्या है, ये लोगों को काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि जो नया नियम आया है उसके मुताबिक सड़क के दाईं ओर और सड़क के बाईं ओर का नियम लोगों को फॉलो करना है। नियम क्या कहता है, सड़क के बाईं ओर की जो दुकानें हैं वो सप्ताह के सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी और दाईं ओर की दुकानें मंगलवार और गुरुवार को खुलेंगी। और अगले हफ्ते, एक हफ्ता पूरा होने के बाद दूसरे हफ्ते में ये उल्टा हो जाएगा। सड़क के दाईं ओर की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी, जबकि बाईं ओर की दुकानें मंगलवार और गुरुवार को खुलेंगी। इस प्रकार से यानी 14 दिनों के, 2 सप्ताह के 14 दिनों में 5-5 दिन का दुकान खोलने का मौका दुकानदारों को मिलेगा। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि किस तरफ की दुकान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी, कौन सी दुकानें मंगलवार और गुरुवार को खुलेंगी। लेकिन लोग स्वागत भी कर रहे हैं कि कम से कम सरकार ने इस बारे में सोचा कि केस कम होते ही अब दुकानों को खोलने का फैसला लिया है। दिल्ली में अब वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए हो सकेगी शराब की होम डिलीवरी। दिल्ली सरकार ने नियम में किया संशोधन। लॉकडाउन की पाबंदियों के बीच केजरीवाल सरकार ने आबकारी नियम में बदलाव किया है, जिसके मुताबिक लाइसेंस धारक दुकानों से दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी हो सकेगी। वेबसाइट और ऐप के जरिए भारतीय और विदेशी शराब की होम डिलीवरी की जा सकेगी। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पहले से ही ये व्यवस्था लागू है। दिल्ली में पिछली बार लॉकडाउन में छूट मिलने पर शराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइन देखी गई थी, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जताई थी और कहा था कि राज्यों को शराब की होम डिलीवरी पर विचार करना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पाए गए कोरोना के वेरिएंट को नया नाम दिया है। WHO ने भारत में मिले 2 वेरिएंट को डेल्टा और केप्पा नाम दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के नए टाइप, जिसे अब तक वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जा रहा था, उसे नया नाम दिया है। नए नामों के मुताबिक सबसे पहले जो कोरोना वेरिएंट भारत में मिला उसे डेल्टा कहा जाएगा, जबकि इससे पहले मिले वर्जन को केप्पा कहा जाएगा। WHO के मुताबिक इन नए नामों में से मौजूदा वैज्ञानिक नामों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, बल्कि नए नामों से वैज्ञानिक रिसर्च में मदद ही मिलेगी। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये कदम तब आया है जब भारत में कोरोना वायरस के एक वेरिएंट को भारतीय वेरिएंट कहे जाने पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। योग
योग गुरु रामदेव के खिलाफ आज देश के डॉक्टरों ने मनाया ब्लैक डे। देश के कई राज्यों से आए डॉक्टरों के प्रदर्शन की तस्वीरें। हाथों में रामदेव के बयान के खिलाफ पोस्टर के लिए ये डॉक्टर खड़े हैं उधमपुर में। बैंगलोर में तो पीपीई किट पहनकर डॉक्टरों ने रामदेव पर विरोध जताया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भी डॉक्टरों ने इस तरह से प्रदर्शन किया। ये गुस्सा रामदेव के उन्हीं बयानों पर है जिनमें वो एलोपैथी डॉक्टरों पर सवाल उठा रहे हैं। पहले डॉक्टरों का मजाक उड़ाने वाला बयान वायरल हुआ। बाद में रामदेव ने विवाद को एलोपैथी बनाम आयुर्वेदिक करने की कोशिश की, लेकिन विवाद थमा नहीं। हालांकि रामदेव अपना बयान वापस ले चुके हैं। एबीपी न्यूज पर भी उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी। मैं न तो एलोपैथी के खिलाफ हूँ, न डॉक्टर्स के खिलाफ हूँ, और आईएमए के खिलाफ करने का कोई प्रश्न भी नहीं है। वो एक एनजीओ है। अब बात यह है कि लड़ाई है किसके खिलाफ। लड़ाई असली है ड्रग माफिया के खिलाफ, जो 2 रुपए की दवा को 2000 रुपए में और कभी कभी तो 10-10 हजार रुपए में बेचते हैं, गैर जरूरी ऑपरेशन करते हैं। साफ है कि रामदेव बयान देते हैं, खेद जताते हुए सफाई देते हैं, लेकिन हर बयान पर एक नया विवाद खड़ा हो जाता है। पंजाब कांग्रेस की राजनीति में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच का विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। सोनिया गांधी की बनाई हुई कमेटी से मिलने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, पूरी बुलंदी के साथ अपनी आवाज आला कमान तक पहुंचा दी है। जो स्टैंड था वो है और रहेगा। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए, योगी यति मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाई कमांड को बुलंद आवाज में बताई है। जीतेगा पंजाब, पंजाब को जिताना है। पंजाब के हर एक नागरिक को हिस्सेदार बनाना है, भागीदार बनाना है और इस ताकत को उन तक पहुंचाना है और हर पंजाब विरोधी ताकत को हराना है। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा बनाए गए उच्च स्तरीय पैनल से दिल्ली में मुलाकात के बाद पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने ये बातें कही। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं और उससे पहले पार्टी का झगड़ा पंजाब से दिल्ली पहुंच चुका है। कल से ही पार्टी के विधायक केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर अपनी बातें कह रहे हैं। पंजाब के विधायकों का एक बड़ा तबका कैप्टन अमरिंदर सिंह के कामकाज से नाराज है और उन सब में सबसे बड़ा चेहरा नवजोत सिंह सिद्धू का है। कांग्रेस नेतृत्व को उम्मीद है कि बातचीत से विवाद को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन नेताओं की बगावत अगर नहीं थमी तो चुनाव में कांग्रेस को लेने के देने पड़ सकते हैं। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब पर लगे वसूली के आरोप, परिवहन विभाग के अधिकारी के आरोप पर नासिक पुलिस ने जांच के आदेश दिए। पहले से विवादों में रहे महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब फिर से विवादों में घिर गए हैं। इस बार उन्हीं के विभाग के एक अफसर ने वसूली का आरोप लगाकर महाराष्ट्र की राजनीति में सनसनी मचा दी है। आरोप लगाने वाले निलंबित आरटीओ इंस्पेक्टर गजेंद्र पाटिल का नासिक पुलिस ने बयान दर्ज किया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। आरोप है कि मंत्री अनिल परब के इशारे पर विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर करोड़ों की वसूली का खेल चल रहा है। 300 करोड़ की वसूली का आरोप लगा है। विपक्ष ने मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। क्या पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी, इस पर हमारी नज़र है। हम पुलिस की जांच पर नज़र रखते हुए उचित समय पर इसमें इंटरवीन करेंगे। अगर एक टेक्निकल बात को लेके एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल प्रेशर है। ट्रांसफर पोस्टिंग और वसूली के चक्कर में ही पिछले दिनों राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की कुर्सी गई थी और अब उद्धव ठाकरे के करीबी मंत्री अनिल परब पर वसूली के आरोप लगे हैं। वैसे सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन विपक्ष अभी से हमलावर है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी और किसानों में टकराव बढ़ा। जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली पर किसानों ने लगाया मारपीट का आरोप। ये हंगामा हो रहा है हरियाणा के टोहाना में। यहाँ अस्पताल में दिव्यांग बच्चों का टीकाकरण होना था, जिसमें बीजेपी के विधायक देवेंद्र बबली का विरोध करने का ऐलान किसानों ने किया था।
और इसी मुद्दे पर विधायक और किसानों के गुट में बहस हुई, झड़प हुई, मारपीट तक हो गई। किसानों ने आरोप लगाया है कि विधायक देवेंद्र बबली ने अपने आदमी बुलाकर विरोध कर रहे किसानों को पिटवाया। जब से केंद्र में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज हुआ है, तब से हरियाणा में किसान जेजेपी और बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार में तकरार बरकरार। मुख्य सचिव से मुख्य सलाहकार बने ममता के अफसर आलापन बंदोपाध्याय पर लगभग अब कार्रवाई की तैयारी में है केंद्र ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए नए मुख्य सलाहकार आलापन बंदोपाध्याय पर जैसे कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक से गायब रहने पर केंद्र ने आलापन को कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिस पर उन्हें 3 दिन के भीतर जवाब देना होगा। इस विवाद पर आज केंद्र सरकार ने तस्वीर भी साफ की। कहा, मोदी की मीटिंग में ममता के साथ मुख्य सचिव काफी देर से पहुंचे। उन्हें फोन किया गया लेकिन जवाब नहीं मिला। ऐसे में उनकी लापरवाही को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इससे पहले केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय को दिल्ली रिपोर्ट करने को कहा था, लेकिन आलापन बंदोपाध्याय रिटायर हो गए और ममता बनर्जी ने उन्हें मुख्य सलाहकार बना दिया। अब ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। मीडिया पर वायरल है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं। वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्कूल में मिलने वाले होमवर्क को लेकर शिकायत की जा रही है। जब मैं सुबह उठती हूँ तब 10 बजे मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है वायरल वीडियो की जानकारी मिलने के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग को 48 घंटे में होमवर्क का बोझ कम करने को लेकर नियम बनाने का आदेश दिया है। बच्ची शिकायत कर रही है कि ऑनलाइन क्लास और होमवर्क की वजह से उसकी उम्र के बच्चों को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? कोरोना की वजह से इन दिनों देश में स्कूल बंद है। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही है और ऐसे में घर पर ही पढ़ाई और होमवर्क की वजह से बच्चे परेशान हो रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।